जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में आपके पेपर का नाम क्या है? ह्यूमन जियोग्राफी। सेकेंड सेमेस्टर में आपको भूगोल के अंतर्गत ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल पढ़ना होता है। मानव भूगोल का आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोग 2026-27 एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। ये जो आपका सिलेबस है ये किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है, किस किस यूनिवर्सिटी में आपके एमसीक्यू एग्जाम होंगे, कहाँ पर आपके रिटन एग्जाम होंगे और आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर है जियोग्राफी भूगोल, मानव भूगोल। आपके पेपर का नाम है, न्यू सिलेबस है। फ्री में आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। बीए सेमेस्टर वाला आपको हर साल फ्री में प्रोवाइड कराता है। क्लासेस सारी फ्री है, पीडीएफ नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री है। और ये जो सिलेबस है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए है। मैं बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे अफिलेटेड यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे अफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है? डीडीयू में आपके केवल 4 ही यूनिट पढ़ाए जाएंगे। बाकी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, सभी विश्वविद्यालय में आपके 8 यूनिट पढ़ाए जाएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए सिलेबस की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें और सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। न्यू फ्री बैच है 2026-27 एग्जाम के लिए। बीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है। जियोग्राफी यानी भूगोल, मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी आपके पेपर का नाम रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जियोग्राफी का जो पेपर कोड है वो GEO 102F रहेगा। बाकी जो आपके अदर विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय के अलग अलग पेपर कोड होते हैं। तो आप लोग अपना पेपर कोड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एग्ज़ाम कब होगा आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का? तो अप्रैल मई में, अप्रैल के लास्ट वीक में और या फिर मई में। ठीक है ना? मई में एकदम 100% गारंटी के साथ आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। किस किस कॉलेज में एमसीक्यू एग्ज़ाम होंगे? तो डीडीयू में आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम होने वाले हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम होंगे। ठीक है? महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी लगभग एमसीक्यू एग्ज़ाम होंगे बिल्कुल 100%। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में भी 100% आपके एग्जाम एमसीक्यू एग्ज़ाम होने वाले हैं। और बता दें, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, मासा कुंबेरी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम ही होते हैं। लगभग सभी कॉलेज में आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम होते हैं। मेरे हिसाब से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय, यहाँ पर आपके रिटन एग्जाम होते हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के। ठीक है? तो ध्यान रखना है, जिनका रिटन एग्जाम है वो भी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। ये सिलेबस आप लोगों के लिए ये है। और बीए सेमेस्टर वाला आपका रिटन और एमसीक्यू दोनों तरीके से तैयारी कराएगा और क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए सिलेबस की ओर हम लोग चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डीडीयू का सिलेबस है, पहले मैं उसे बता देता हूं। केवल 4 ही यूनिट हैं। ठीक है ना? तो सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। केवल 4 यूनिट है। पहले 4 यूनिट को हम लोग बता देते हैं डीडीयू का, उसके बाद जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं जो 8 यूनिट है उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना? तो डीडीयू वाले ध्यान से देखेंगे, ये 4 यूनिट हैं आपको। 4 यूनिट में पहला यूनिट में आपको पढ़ना है अर्थ क्षेत्र और विकास। अर्थ क्षेत्र और विकास, किसका अर्थ है, किसका क्षेत्र है और किसका विकास हमें पढ़ना है। तो मानव भूगोल के सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, मानव भूगोल के सिद्धांत का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है और इसका विकास कैसे हुआ था मानव भूगोल का, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मानव एवं पर्यावरण के बीच में संबंध क्या है, इसके बारे में। नियतिवाद क्या है गुरुजी, इसमें नियतिवाद पढ़ना है, संभववाद पढ़ना है, नवनियतिवाद भी पढ़ना है। मनुष्य का विकास कैसे हुआ था, मानव की कौन कौन सी जातियां हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नवनियतिवाद क्या है? अच्छा, पहले मैं नियतिवाद बता देता हूँ। नियतिवाद क्या है? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इसे बोलते हैं इंग्लिश में। इस विचारधारा के अनुसार, यानी नियतिवाद विचारधारा के अनुसार, जो प्रकृति है ये सबसे ऊपर है और जो मनुष्य है और उसका दास है। यानी नियतिवाद कहता है कि प्रकृति सर्वोपरि है और मनुष्य उसका दास है। ठीक है? अच्छा, जो नियतिवाद है यह मानता है कि मनुष्य की सभी गतिविधियां, उसकी जीवन शैली और निर्णय पूरी तरह से पर्यावरण यानी जलवायु, मिट्टी और स्थल द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है ना? इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से थे? नियतिवाद के विचारधारा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नियतिवाद विचारधारा के प्रमुख विचारक कौन कौन से थे।
तो रेटजेल महोदय हैं, इमैनुअल कांट हैं और वान हम्बोल्ट, ये आपके विचारक हैं नियतिवाद के। बाकी मैं जब क्लासेस कराऊंगा आपके तो अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। संभववाद क्या है? संभववाद थोड़ा सा जान लीजिए। इस विचारधारा नियतिवाद के ठीक विपरीत होता है, ठीक है ना। अच्छा, जो संभववाद है इसके अनुसार प्रकृति केवल सीमाएं तय करती हैं, लेकिन उन सीमाओं के भीतर मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीक से बदलाव करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसके प्रमुख विचारक में जो संभववाद के विचारधारा हैं इसके इसके प्रमुख विचारक हैं विडाल डी लाब्लांस और लुसियन फेब्रे, ठीक है ना। नव नियतिवाद क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट 1, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अच्छा, नव नियतिवाद को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से नव नियतिवाद को जाना जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है और लगभग हर साल पूछता है कि रुको और जाओ नियतिवाद किसे कहा जाता है? नव नियतिवाद को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यह नियतिवाद और संभववाद के बीच का मध्य मार्ग है नवनियतिवाद। अच्छा, नवनियतिवाद क्या मानता है? तो यह मानता है कि न तो प्रकृति पूरी तरह मालिक है और न ही मनुष्य पूरी तरह मालिक है, ठीक है ना। इसके प्रमुख विचारक में कौन कौन से हैं? ग्रिफिथ, टेलर इसके प्रमुख विचारक हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया यूनिट 1। चले यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में पढ़ना है विश्व की जनजातियां और भारतीय जनजातियां। विश्व की जनजातियां में पिग्मी है, किर्गिज है, एस्किमो और बुशमैन है। भारत की जनजातियां में गोंड है, गद्दी है, थारू है और संथाल है। आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। पिग्मी कौन है? तो जो पिग्मी है बाबू, ये मुख्य रूप से अफ्रीका के कांगो बेसिन यानी विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। ये आपका हर साल एग्जाम में लगभग पूछता ही है कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से अफ्रीका के कांगो बेसिन यानी विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पामीर के पठार वाले क्षेत्रों में रहने वाली एक घुमक्कड़ जनजाति है। पूछता है जो किर्गिज हैं, किर्गिज जो घर बनाकर रहते हैं, इनके घर को क्या कहते हैं? इनके घर को यूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्त, ठीक है। और जो इसमें पिग्मी है, ये घर बनाकर रहते हैं, तो ये झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं, ठीक है ना। जो पिग्मी है ये झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं। जो किर्गिज हैं इनके घर को यूर्त कहा जाता है मुख्य रूप से। ये कई बार पूछा आपके एग्जाम में कि इनके घर को यूर्त कहा जाता है। तो किर्गिज जनजाति जो घर बनाकर रहती है उसे यूर्त कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब एस्किमो के बारे में जान लीजिए। एस्किमो बाबू, ये आपके आर्कटिक और टुंड्रा क्षेत्रों जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में रहते हैं। और जो एस्किमो घर बनाकर रहते हैं इसे इग्लू कहा जाता है, ठीक है ना। चले, ये क्लियर हो गया। बुशमैन जनजाति के बारे में बताइए। तो बुशमैन जनजाति दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल यानी कालाहारी मरुस्थल में जो स्थान है, जैसे बोत्सवाना है, नामीबिया है, यहाँ पर आपके बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। पूछता है कि सान किसे कहते हैं? तो सान, बुशमैन को सान जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। इनका एक अलग नाम है बुशमैन का, क्या नाम है? सान, ठीक है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। यूनिट 2 क्लियर हो गया। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ छूट गया मुझसे। इसमें देखें गोंड जनजाति, गद्दी, थारू और संथाली, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति दुनिया के सबसे बड़े जनजाति समूहों में से एक है। यह मुख्य रूप से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है गोंड जनजाति, ठीक है ना। अच्छा, गद्दी जनजाति, तो गद्दी जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, विशेषकर चंबा और कांगड़ा जिलों और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति तराई क्षेत्र जैसे हिमालय की तलहटी में रहती है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में फैले हुए हैं। थारू जनजाति। संथाल कौन है? तो संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में बसी हुई है। क्लियर हो गया ना। चलें, यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 3 में आपको पढ़ना है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण यानी जनसंख्या को किस प्रकार से बांटा गया है।
अच्छा, वैश्विक प्रवास के कारण, वैश्विक प्रवास यानी अलग अलग जगहों पर जा कर के अपना गुजर बसारा करना, खेती करना या फिर शिकार के भरोसे रहना, खाना बदोश जीवन बिताना, इसे वैश्विक प्रवास कहता है। इसे वैश्विक प्रवास कहा जाता है मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो वैश्विक प्रवास के कारण क्या है, जनसंख्या के और जो जनजातियां हैं इनके परिणाम क्या हो रहे हैं, अवधारणा पढ़ना। अवधारणा किसकी, अधिक जनसंख्या की अवधारणा पढ़ना है, कम जनसंख्या की अवधारणा क्या है और इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा क्या है, यूनिट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में माल्थस और जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा। माल्थस का सिद्धांत पढ़ाना है और जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत आपको पढ़ाना है जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट 3, ध्यान रखना है। इसके बाद यूनिट 4 में आपको पढ़ाया जाएगा मानव बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ और शहरी बस्तियाँ, ठीक है ना। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार क्या हैं, ग्रामीण बस्तियों को स्वरूप कैसा होता है भारत के विशेष संदर्भ में, ठीक है। शहरी बस्तियां विश्व में शहरीकरण की प्रवृत्ति और इनका स्वरूप कैसा है शहरी बस्तियों का, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया, ये यूनिट 4, केवल 4 ही यूनिट पढ़ने हैं डीडीयू में, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं इन सभी में आपके 8 यूनिट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला यूनिट है मानव भूगोल की अवधारणा एवं प्रकृति, मानव भूगोल का अर्थ और क्षेत्र, पुराणों के विशेष संदर्भ में भारत में भौगोलिक समझ का विकास, ये यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ाया जाएगा बाबू मनुष्य और पर्यावरण संबंध, मनुष्य के बीच में और पर्यावरण के बीच में संबंध क्या है, इसको मैंने अभी ऊपर समझाया है, ठीक है ना। नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है, नव नियतिवाद क्या है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यूनिट 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगा जनसंख्या का वितरण और विश्व पैटर्न, वैश्विक प्रवास के कारण और परिणाम, अधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या की अवधारणा। यूनिट 4 में मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव बस्तियां, मानव बस्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं, ग्रामीण और शहरी बस्तियां, ठीक है ना, विशेषताएं इनकी क्या क्या होती हैं, घर के प्रकार और उनका वितरण किस प्रकार से किया गया है, ये मैं यूनिट 4 में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यूनिट 5 में मैं आपको पढ़ाऊंगा आदिम अर्थशास्त्र, खाद्य संग्रह, यानी जो आदिम अर्थशास्त्र है उस समय जो खाद्य संग्रह, जो खाने की वस्तुएं थी उन्हें इकट्ठा कैसे करते थे, ठीक है ना, शिकार कैसे करते थे, पशुचारण यानी पशुओं को कैसे चराया जाता था, उनको अलग अलग जगहों पर ले जा कर के चराने का जो तरीका है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। मत्स्य पालन यानी मछली का पालन कैसे किया जाता था, लकड़ी और आदिम कृषि यानी कृषि भी होती थी, यानी खेती भी होती थी, तो खेती भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा यूनिट 5 में, ठीक है। यूनिट 6 में आपको पढ़ाया जाएगा सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रसार, नस्ल, धर्म और भाषा, क्लियर हो गया। यूनिट 7 में आपको पढ़ाया जाएगा विश्व जनजातियाँ, जैसे एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग, पिग्मीज, ये आपको यूनिट 7 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऊपर सभी मैंने आपको बता दिया है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिट 8 में मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत की जनजातियाँ, भारत की जनजातियों में जैसे भोटिया जनजाति है, गद्दी जनजाति है, थारू है, भील है, गोंड है, संथाल है, नागा जनजाति है, ये आपको यूनिट 8 में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया। डीडीयू का भी मैंने बता दिया और जो अन्य विश्वविद्यालय हैं अन्य विश्वविद्यालय के सारे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें आपका पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपका पीडीएफ सेंड कर दिया रहता है क्लास के ठीक नीचे, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये सारे सिलेबस बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो कॉलेज के न्यूज होते हैं, जो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम के जो टाइम टेबल होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो क्लासेस कराए जाएंगे क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे मोस्टली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।